नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों की आवाज। आज हम लेकर आए हैं रिच डैड पुअर डैड, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी की दिशा बदल दी। एक पिता कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ। दूसरा पिता कहते थे, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है और खुद के लिए काम करना बंद करो। ये कहानी है दो सोचों की, गरीबी वाली सोच बनाम अमीरी वाली सोच, सुरक्षित नौकरी बनाम आर्थिक आजादी। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे पैसा कमाने और बनाए रखने की असली समझ, निवेश और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के राज, और वो सोच जो आपको अमीरी की ओर ले जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट ई कियोसाकी की जुबानी, हमारी आवाज में। अध्याय 1, बचपन की शुरुआत। दो अलग सोच वाले पिता। रॉबर्ट कहते हैं, मैं जब बच्चा था ना, तब जिंदगी बहुत आसान लगती थी। स्कूल जाना, होमवर्क करना, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना और गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करना, बस यही दुनिया थी मेरी। लेकिन शायद मैं बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था, क्योंकि मेरे पास दो पिता थे। एक वो थे जो मेरे जन्मदाता थे, पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में, हमेशा टाई सूट में दफ्तर जाने वाले। और दूसरे मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता, जिनकी कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन बातें ऐसी करते थे जैसे जिंदगी की हर किताब उन्होंने पढ़ रखी हो। मैं उन्हें मजाक में रिच डैड कहता था और अपने पापा उन्हें कहता था पुअर डैड, ना कि इसलिए कि उनके पास पैसे कम थे, बल्कि इसलिए कि उनकी सोच पैसे को लेकर बहुत अलग थी। मेरे पापा हमेशा कहा करते, पढ़ाई कर, अच्छे नंबर ला, फिर एक सरकारी नौकरी में लग जा, जिंदगी सेट। और माई के पापा, वो हंसते थे उस बात पर, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो हमेशा पैसे के पीछे भागते रहोगे। समझो कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि एक दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करे। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं स्कूल से लौटता तो मेरे पापा कहते, होमवर्क कर लिया? माइक के पापा कहते, आज क्या नया सीखा? मुझे याद है एक बार मैं बहुत अच्छे नंबर लाया था। मेरे पापा ने मुझे गले लगाते हुए कहा, अब तू जरूर कलेक्टर बनेगा। माइक के पापा ने वही रिपोर्ट कार्ड देखकर पूछा, इन नंबरों से तू क्या कमाएगा? मैं हैरान। मुझे लगा उन्होंने मेरा अपमान किया है, लेकिन फिर वो बोले, बेटा, नंबर अच्छे हैं, लेकिन जिंदगी में पैसा कमाने के लिए नंबर नहीं, सोच चाहिए। उस दिन पहली बार मैंने बैठकर सोचा, क्या सच में हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें अमीर बनाएगा? मेरे पुअर डैड ने मुझे सिखाया कि सम्मानित बनो, स्थिर नौकरी करो, ईएमआई भरो और जिंदगी की गाड़ी चलाओ। रिच डैड ने सिखाया कि सवाल करो, मैं क्यों काम कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ इसीलिए पढ़ रहा हूं कि नौकरी मिल जाए, या मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं जहां दूसरे लोग भी काम करें? एक बार मैं माइक के घर गया। उनके पापा ने हमें एक पुराना बोर्ड गेम निकाला, मोनोपोली। खेलते खेलते वो बोले, ये सिर्फ खेल नहीं है, ये जिंदगी है। अगर तू समझ गया कि पैसा कैसे चलता है तो तू कभी गरीब नहीं रहेगा। उन्होंने एक वाक्य कहा जो आज भी मेरे दिमाग में गूंजता है। स्कूल में सिखाया जाता है कि गलती मत करो, लेकिन बिजनेस में तो हर गलती तुम्हें कुछ नया सिखाती है। वही मेरे पापा कहते थे, सेफ रहो बेटा, रिस्क मत लेना। जिंदगी में जो मिलता है उसी में संतोष रखो। अब सोचिए, एक ही बच्चा दो अलग अलग दिशाओं से खींचा जा रहा है। एक दिशा कहती, जो है उसमें खुश रहो। दूसरी कहती, सोच को बड़ा करो, दुनिया को बदलो। मैं कंफ्यूज था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ एक चीज मुझे समझ में आने लगी। अमीर और गरीब के बीच सिर्फ बैंक बैलेंस का फर्क नहीं होता। फर्क होता है उनके सवाल पूछने के तरीके में, फैसले लेने के ढंग में, और सबसे ज्यादा उनकी सोच में। मेरे पुअर डैड कहते, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते, मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? पुअर डैड ने कहा, बिजनेस बहुत रिस्की होता है,
रिच डैड ने कहा, जॉब सबसे बड़ा रिस्क है क्योंकि तुम हमेशा किसी और के हाथ में हो। अब बताइए, मैं किसकी बात सुनता? शुरुआत में मैं दोनों को ही समझने की कोशिश करता रहा। मैं स्कूल भी जाता और माइक के पापा के साथ शाम को बैठकर पैसे की बातें भी करता। एक दिन रिच डैड ने मुझे नोटबुक दी। उसमें लिखा था, पैसा कमाना आसान है अगर तुम सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। मैंने उस दिन से एक काम करना शुरू किया। मैं हर दिन कुछ ना कुछ पैसे को लेकर लिखता, चाहे सवाल हो, चाहे जवाब, चाहे कोई चीज जो मैंने सीखी हो। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे कीमती चीज ज्ञान है और उससे भी ज्यादा कीमती है सही सोच। रॉबर्ट कहते हैं, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि अमीर और गरीब का फर्क कभी पैसों से शुरू ही नहीं होता। ये फर्क उस पहले विचार से शुरू होता है कि क्या हम मानते हैं कि हम कुछ बदल सकते हैं। मेरे पास दो पिता थे और दोनों ने मुझे सिखाया। एक ने सिखाया कि क्या नहीं करना चाहिए और दूसरे ने बताया कि कैसे करना चाहिए। और शायद यही सबसे बड़ी दौलत थी जो मुझे विरासत में मिली। अध्याय 2, डर और लालच, जो हमें दौड़ में बांधते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये होता है, आप क्यों कमाते हैं। एक दिन की बात है, मैं ऑफिस से थकाहारा लौटा। तनख्वाह मिली थी कुछ दिन पहले, लेकिन जेब फिर भी खाली थी। बिजली का बिल, किराया, किराने की लिस्ट और ऊपर से वो मोबाइल ईएमआई जो हर महीने याद दिला देती थी कि तू अभी भी आजाद नहीं है। मैं सोच में पड़ गया। कमाई हो रही है, लेकिन बचत क्यों नहीं? काम कर रहा हूं, लेकिन चैन क्यों नहीं? तभी मुझे अमीर पिता की वो बात याद आई। ज्यादातर लोग डर और लालच के बीच झूलते रहते हैं और सोचते हैं कि वो जिंदगी जी रहे हैं। पहली बार सुनकर मुझे लगा था ये जरा ज्यादा फिलॉसफी हो गई, लेकिन जब मैंने खुद को देखा तो समझ में आया कि वो तो मेरी ही बात कर रहे थे। सोचिए, सुबह अलार्म बजता है, हम आंखें मलते हुए उठते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, भागते हैं नौकरी पर, दिन भर कंप्यूटर या बॉस के सामने झुके रहते हैं और शाम को लौटते हैं थक कर, और फिर अगली सुबह वही दौर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक डर बैठा है। नौकरी छूट गई तो ईएमआई कैसे चुकाएंगे? बच्चों की फीस कौन देगा? और फिर जब कुछ पैसे आते हैं तो दूसरा राक्षस जागता है, लालच। नया फोन चाहिए और बड़ा घर चाहिए। पड़ोसी ने गाड़ी ली है, हमें भी एसयूवी चाहिए। तो दिन शुरू होता है डर से और खत्म होता है लालच में। और यही चक्र चल रहा है सालों से, शायद पीढ़ियों से। अमीर पिता कहते थे, ये जो तनख्वाह है ना, ये एक मॉडर्न स्लेवरी है। बस फर्क इतना है कि इस जीरे अब सोने की बन चुकी है। मैं चौंक गया था जब पहली बार उन्होंने ये कहा, लेकिन फिर समझ आया, हम नौकरी से प्यार नहीं करते, बल्कि सिर्फ उस तनख्वाह से चिपके रहते हैं जो हर महीने हमें एक छोटा सा सुरक्षा का एहसास देती है। मुझे याद है जब माइक के पापा ने हमें समझाया था कि कैसे कंपनियां डर का इस्तेमाल करके हमें अपने लिए काम में लगाती है। उन्होंने कहा था, किसी को सिर्फ इतना बोल दो, अगर काम नहीं किया तो नौकरी चली जाएगी और वो इंसान दिन रात एक कर देगा। और ये डर ही तो है जो हमें बोलने से रोकता है, चुपचाप काम करते रहने को मजबूर करता है। और जब हम थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं तो लालच आकर कहता है, चलो अब कुछ नया खरीदते हैं। और इस तरह हम घुस जाते हैं उस दौड़ में जिसे कहते हैं रैट रेस, जिसमें सभी दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता मंजिल क्या है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर महीने की 5 तारीख को उनकी हालत वही होती है जो मेरी पहली नौकरी में थी। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी भी उसी डर और लालच के नियम से चल रही है। एक दिन मैंने रिच डैड से पूछा, क्या डर और लालच से बचा जा सकता है? वो मुस्कराए, बोले, बिल्कुल नहीं। डर और लालच इंसान का हिस्सा है,
लेकिन फर्क यह है, क्या तुम उनके गुलाम बनते हो या उन्हें समझकर उनका मालिक बनते हो? उन्होंने मुझे एक छोटा सा अभ्यास सिखाया। हर बार जब भी कोई नया खर्च करने का मन होता, मसलन नया फोन, फैशनेबल कपड़े या कार, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं ये अपने डर से कर रहा हूं या अपने लालच से? मैंने ये करना शुरू किया, और सच कहूं तो पहले कुछ महीनों तक हर जवाब लालच या डर ही निकलता था। नया फोन, क्योंकि डर है कि पुराना दिखेगा। बड़ा घर, क्योंकि लालच है कि दूसरों से बड़ा दिखे। रात दिन ओवरटाइम, क्योंकि डर है कि प्रमोशन ना छूट जाए। यानी कि जिंदगी मेरे हाथ में नहीं थी, मैं किसी अदृश्य ताकत के हाथों की कठपुतली बन गया था। लेकिन जब मैंने इस बात को समझा तो बदलाव शुरू हुआ। मैंने छोटे छोटे फैसलों में भी सवाल करने शुरू किए। क्या मैं ये खरीदना चाहता हूं या सिर्फ सबको दिखाने के लिए? क्या ये खर्च जरूरी है या बस आदत बन चुकी है? क्या ये नौकरी मुझे अंदर से खुश रखती है या बस डर से पकड़ा हुआ हूं? धीरे धीरे मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास आने लगा। मैंने देखा, जब डर को नाम दे दो वो कमजोर हो जाता है, और जब लालच को पहचान लो तो उससे ऊपर उठना आसान हो जाता है। रॉबर्ट कहते हैं, हम सबकी जिंदगी में डर और लालच होते हैं। कोई कहे कि वो इनसे ऊपर है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर खुद को नहीं जानता। पर फर्क ये होता है कि अमीर लोग इन भावनाओं को पहचानते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर उन्हें कंट्रोल करते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हें अपना मालिक बना लेते हैं। आज आपसे मैं बस एक गुजारिश करना चाहता हूं। कल जब आप अपनी तनख्वाह देखें, जब किसी शॉपिंग साइट पर कुछ नया देखें या जब किसी दोस्त की नई गाड़ी से जलन हो, तो बस 1 मिनट रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस फैसले को डर में ले रहा हूं या लालच में? और फिर देखिए कैसे आपकी सोच, आपकी जेब और आपकी जिंदगी तीनों बदलने लगती है। अध्याय 3, पैसे की दौड़ और नौकरी का जाल। रॉबर्ट कहते हैं, मैंने पहली बार जब नौकरी ज्वाइन की थी तो दिल में बहुत खुशी थी। सैलरी स्लिप देखकर लगा, अब जिंदगी सेट हो जाएगी। हर महीने फिक्स तनख्वाह आएगी, घर चलाऊंगा, थोड़ा बचाऊंगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा। लेकिन 3 महीने के अंदर ही एक कड़वा सच सामने आने लगा। पैसे की ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। पहले महीने तनख्वाह मिली, मैंने एक स्मार्टफोन खरीदा। दूसरे महीने एक बाइक की ईएमआई शुरू कर दी। तीसरे महीने सोचा अब कुछ सेविंग्स करूं, पर बैंक अकाउंट में कुछ बचा ही नहीं। और यहीं से शुरू हुआ मेरा सफर, एक ऐसे चक्र में फंसने का जिसे मैंने कमाई और खर्च की रेस कहा। मैं रोज सुबह जल्दी उठता, ट्रैफिक में फंसकर ऑफिस पहुंचता, दोपहर तक काम करता, कभी बॉस की डांट, कभी मीटिंग्स की भीड़। शाम को घर लौटता तो शरीर थका होता, लेकिन दिमाग एक ही बात सोचता, क्या मैं सिर्फ इसलिए जी रहा हूं कि तनख्वाह आए और फिर खर्च हो जाए? अमीर पिता की बातें मुझे बार बार याद आती थी। वो कहते थे, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इस जाल में बिता देते हैं। पैसा कमाओ, खर्च करो, कर्ज भरो और फिर दोबारा कमाओ। वो सोचते हैं कि वो प्रगति कर रहे हैं, लेकिन असल में वो घूम रहे होते हैं एक गोल चक्र में। और जब मैंने खुद को देखा तो पाया मैं भी उसी रेस में दौड़ रहा हूं। हर साल तनख्वाह थोड़ी बढ़ती थी, लेकिन जरूरतें उससे तेज बढ़ जाती थी। नया फोन आ गया, ले लिया। दोस्त ने नया टीवी लिया, मुझे भी लेना था। पड़ोसी की कार चमक रही थी, अब बाइक छोटी लगने लगी। और धीरे धीरे मेरी तनख्वाह का हर हिस्सा बंटने लगा, कुछ ईएमआई में, कुछ टैक्स में, कुछ शौक में। और अंत में जो बचता था वो सिर्फ थकावट थी। एक दिन अमीर पिता ने मुझे बैठाकर बहुत शांति से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, कंपनी के लिए। वो मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, तुम 3 लोगों के लिए काम कर रहे हो। पहला, सरकार के लिए, तुम्हारी तनख्वाह से टैक्स पहले कटता है। दूसरा, बैंक के लिए,
घर, कार, फोन, हर चीज की ईएमआई उसी के पास जाती है। और तीसरा, अपने मालिक के लिए, जो तुम्हारी मेहनत से करोड़ों कमाता है। मुझे झटका सा लगा। मैंने कहा, तो मैं अपने लिए कब काम करता हूं? उन्होंने जवाब दिया, जब तुम सीखते हो कि पैसे को कैसे अपने लिए काम पर लगाना है। हमारी स्कूली शिक्षा हमें सिखाती है, अच्छे नंबर लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिले। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अगर नौकरी चली गई तो क्या करेंगे। हमने एक सिस्टम बना दिया है जहां हमें पढ़ाया जाता है कि सेट होना ही सफलता है और रिस्क लेना बेवकूफी है। लेकिन फिर हम देखेंगे कि वही लोग जो रिस्क लेते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, निवेश करना सीखते हैं, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, ब्रांड्स बनाते हैं, वो जिंदगी में सच में आगे निकलते हैं। मैंने अपने ऑफिस में एक सीनियर को देखा। पिछले 20 साल से वो एक ही केबिन में थे। तनख्वाह अच्छी थी, गाड़ी भी अच्छी थी। लेकिन जब कंपनी ने डाउनसाइजिंग की बात की, वो पहले नाम थे लिस्ट में, उन्हें हटाया गया और वो बिखर गए। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी पहचान एक नौकरी पर टिकी थी। और यहीं पर अमीर पिता की एक बात मेरे अंदर गूंजने लगी। नौकरी तुम्हें सुरक्षा देती है, लेकिन वही सुरक्षा तुम्हें आजादी से दूर भी रखती है। तो अब सवाल यह था, क्या सिर्फ नौकरी करना गलत है? नहीं, नौकरी गलत नहीं है, उस पर पूरी जिंदगी टिका देना गलत है। अगर आप सुबह से शाम तक किसी और का सपना साकार करने में लगे हैं और खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, तो आप बस काम कर रहे हैं, जिंदगी नहीं जी रहे। रॉबर्ट कहते हैं, मैंने एक बदलाव किया। मैंने नौकरी छोड़ी नहीं, लेकिन उसके साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी शुरू की। एक छोटी सी साइड इनकम बनाई, निवेश करना सीखा और खुद को वो सवाल हर महीने पूछने लगा, इस महीने मैं अपने लिए कितना काम किया? और यकीन मानिए, जैसे ही मैंने पैसे की इस दौर को समझना शुरू किया, उस जाल से बाहर निकलने की राह भी दिखने लगी। आज अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप सोच रहे हैं कि इससे आगे क्या है? क्या आपने कभी अपने लिए काम किया है? क्या आपने सोचा है एक दिन ऐसा आए जब आप सुबह उठें और ऑफिस ना जाना पड़े, फिर भी आपकी कमाई चलती रहे? अगर हां, तो उस सपने की तरफ पहला कदम आज ही उठाइए। क्योंकि पैसा कमाने की दौड़ में उलझे रहना आसान है, लेकिन उससे बाहर निकलना वही असली आजादी है। अध्याय 4, शिक्षा वर्सेस वित्तीय शिक्षा। रॉबर्ट कहते हैं, मैं स्कूल में हमेशा औसत छात्र था, न बहुत तेज न बहुत पीछे, लेकिन एक चीज मैं रोज सुनता था, अच्छे नंबर लाओ, नहीं तो फेल हो जाओगे, और फेल हुए तो जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर क्या था, डर के मारे पढ़ता रहा, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, सब कुछ। लेकिन कभी यह नहीं पूछा गया कि पैसे कहां से आते हैं, बिजनेस कैसे शुरू होता है, टैक्स कैसे काम करता है। एक बार की बात है, मैं और माइक मस्ती कर रहे थे। तभी माइक के पापा यानी मेरे रिच डैड ने हमें बुलाया। उन्होंने पूछा, तुम दोनों स्कूल में क्या पढ़ रहे हो? हमने बड़े उत्साह से कहा, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। और अभी अभी हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ी है। वो मुस्कराए, बोले, अच्छा है बेटा, इतिहास जरूर जानो, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए हो तो उसका टैक्स कैसे कटेगा? हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, स्कूल तुम्हें अकादमिक ज्ञान देता है, लेकिन जिंदगी में टिकने के लिए सिर्फ नंबर नहीं, पैसे की समझ चाहिए। मुझे अब समझ आ रहा था कि मेरे दोनों पिता अलग अलग चीजों पर विश्वास करते थे। पुअर डैड, मेरे जैविक पिता, कहते थे, शिक्षा ही सब कुछ है, जितनी ज्यादा डिग्री उतनी बेहतर नौकरी। रिच डैड कहते थे, अगर शिक्षा के साथ पैसे की समझ नहीं है तो डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। अब कोई ये मत समझना कि रिच डैड पढ़ाई के खिलाफ थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ ये कहते थे कि शिक्षा अधूरी है जब तक उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन न हो।
मैंने गौर किया, स्कूल हमें सिखाता है कैसे नौकरी पाएं, लेकिन ये नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे संभालें। हमें सिखाया जाता है कि लोन कैसे लें, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करें, लेकिन कोई नहीं बताता कि ब्याज क्या होता है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और कैसे पैसे को पैसे में बदला जाए। हम A+ ग्रेड के पीछे भागते हैं, लेकिन रियल लाइफ में सिबिल स्कोर का मतलब तक नहीं पता। एक बार मैं बैंक गया, लोन के लिए अप्लाई किया था। बैंक वाले ने पूछा, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन स्कूल में 90% आया था। वो हंसा, लेकिन मेरे लिए ये आंख खोलने वाला पल था। वो दिन था जब मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी को गंभीरता से लेना शुरू किया। रिच डैड ने मुझे 3 बेसिक बातें बताई। पैसे को बचाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसे बढ़ाना सीखना। सिर्फ FD या सेविंग अकाउंट में रखना समझदारी नहीं है। इनकम और एसेट में फर्क समझो। तनख्वाह इनकम है, लेकिन रेंटल प्रॉपर्टी या डिविडेंड वो एसेट है। टैक्स को समझो, क्योंकि जो पैसा तुम्हारे पास आता है उसका एक हिस्सा सरकार ले जाती है, और अमीर लोग जानते हैं कि टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं। अब मैं अपने चारों ओर लोगों को देखता हूं, बड़े बड़े डिग्री होल्डर, डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो सबका चेहरा उतरा होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाई की, लेकिन पैसे की समझ नहीं सीखी। रॉबर्ट कहते हैं, जब मैंने पहली बार निवेश किया सिप के जरिए, वो अमाउंट सिर्फ 500 रुपए था, लेकिन वो एहसास बहुत बड़ा था, क्योंकि उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैंने पैसे को काम पर लगा दिया है, और धीरे धीरे समझ आया कि स्कूल ने जो नहीं सिखाया वो अब खुद से सीखना पड़ेगा। आज मैं चाहता हूं कि हर कोई ये फर्क समझे शिक्षा और वित्तीय शिक्षा में। शिक्षा आपको नौकरी देती है, लेकिन वित्तीय शिक्षा आपको आजादी देती है। शिक्षा आपको बताती है कि मेहनत करो, वित्तीय शिक्षा बताती है कि मेहनत को दिशा दो। शिक्षा आपको ग्रेड दिलवाती है, वित्तीय शिक्षा आपको संपत्ति बनाना सिखाती है। अगर आप अभी कॉलेज में हैं या नौकरी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज भी देर नहीं हुई है। आज ही से ये सवाल पूछना शुरू कीजिए, मुझे टैक्स कितना देना पड़ता है? मेरी सेविंग कितनी है? मुझे कहां निवेश करना चाहिए? मेरे पास कौन कौन से एसेट्स हैं? और अगर कोई जवाब नहीं आता तो घबराइए मत, क्योंकि ये शुरुआत है। रॉबर्ट कहते हैं, अब जब भी आप किसी बच्चे को स्कूल जाते देखें या खुद किसी कोर्स में दाखिला लें, तो ये जरूर सोचिए, क्या मैं पढ़ाई के साथ साथ पैसे की भी समझ बढ़ा रहा हूं? क्योंकि डिग्री नौकरी देती है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज जिंदगी बदल देती है। अध्याय 5, पैसे की भाषा, संपत्ति और देनदारी। रॉबर्ट कहते हैं, अगर तुम्हें पैसा समझना है तो पहले उसकी भाषा सीखनी पड़ेगी। ये लाइन अमीर पिता ने पहली बार तब कही जब मैंने उनसे पूछा, आपके पास तो बड़ी बड़ी चीजें नहीं हैं, फिर भी आप अमीर कैसे हैं? वो मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं उन चीजों पर पैसे लगाता हूं जो पैसे कमाकर वापस लौटती है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा, मतलब? उन्होंने कहा, मतलब मैं सिर्फ वही चीजें खरीदता हूं जिन्हें संपत्ति, एसेट कहते हैं, और जिनसे मैं बचता हूं उन्हें देनदारी, लायबिलिटी कहते हैं। अब तक मेरे लिए ये शब्द सिर्फ बैंक और अकाउंटिंग की किताबों में थे, लेकिन उन्होंने बड़ी आसान भाषा में समझाया। संपत्ति वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, देनदारी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। तभी उन्होंने मेरी बाइक की ओर देखा और पूछा, ये क्या है, संपत्ति या देनदारी? मैंने कहा, बाइक तो जरूरी है ऑफिस जाने के लिए। वो बोले, जरूरी हो सकती है, लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए कमाई कर रही है? मैंने ना में सिर हिलाया। तो बेटा, ये देनदारी है। यहां से मेरा नजरिया बदलने लगा। मैंने गौर किया, जैसे ही तनख्वाह आती है लोग क्या करते हैं? EMI में खर्च करते हैं, क्रेडिट कार्ड भरते हैं, नया टीवी, फ्रिज, फोन लेते हैं, या फिर घर का डाउन पेमेंट करके खुद को
सिक्योर समझने लगते हैं। लेकिन सच ये है, इनमें से ज्यादातर चीजें देनदारी होती है। एक आम इंसान समझता है कि मेरा घर है, मैं मालिक हूं। लेकिन असलियत यह होती है कि बैंक मालिक होता है और वो हर महीने आपकी जेब से ईएमआई के जरिए उसका हिस्सा निकालता है। अब सोचिए, क्या उस घर से आपको कोई इनकम मिल रही है? अगर हां, यानी वो घर किराए पर चढ़ा है और हर महीने कमाई दे रहा है, तो वो संपत्ति है। लेकिन अगर आप उसमें रह रहे हैं और हर महीने सिर्फ लोन चुका रहे हैं, तो वो सिर्फ एक देनदारी है, भले ही वो दिखने में आलीशान क्यों न हो। अब आते हैं असली बात पर। संपत्ति आखिर होती क्या क्या है? अमीर पिता ने बताया कि संपत्तियां कई रूप में हो सकती है। रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और डिविडेंड देने वाले शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस जो बिना आपकी मौजूदगी के चलता हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे एप्स, किताबें, कोर्स, रॉयल्टी इनकम, गाने, किताबें, पेटेंट वगैरह से। इन सबका एक कॉमन गुण है, ये बिना मेहनत किए आपके लिए पैसा कमा सकते हैं। एक बार मैंने पूछा, लेकिन लोग पहले बाइक, कार और महंगे कपड़े क्यों खरीदते हैं? अमीर पिता बोले, क्योंकि वो दिखावे में जीते हैं। असली अमीरी वो होती है जो दिखती नहीं लेकिन टिकती है। उन्होंने समझाया कि जब आपकी संपत्ति आपके सारे खर्चों को ढकने लगती है, तभी आप सच में फाइनेंशियल फ्री होते हैं। यानी अगर महीने के खर्च 40,000 है और आपकी संपत्तियां जैसे किराया, डिविडेंड, बिजनेस इनकम 50,000 कमा रही है, तो अब आप आजाद हैं। अब आपको नौकरी करने की मजबूरी नहीं। एक छोटा सा प्रयोग उन्होंने बताया जो मैं आज तक करता हूं। हर महीने के अंत में बैठो और 2 कॉलम बनाओ। संपत्तियां, एसेट्स, देनदारियां, लायबिलिटीज में लिखो। जो पैसा बना रहे हैं, रेंट, डिविडेंड, रॉयल्टी में लिखो। ईएमआई, लोन, क्रेडिट कार्ड, खर्च जो सिर्फ जेब खाली करते हैं। अब देखो कौन सा कॉलम भारी है। अगर भारी है तो आप अभी भी रेस में दौड़ रहे हो। अगर बढ़ रहा है तो आप धीरे धीरे रेस से बाहर निकल रहे हो। मैंने जब ये एक्सरसाइज की थी तो चौंक गया था। मेरे पास बाइक थी, लैपटॉप था, फोन था, लेकिन कोई भी चीज मेरे लिए पैसा नहीं कमा रही थी। मैंने तब फैसला किया, हर महीने कोई एक चीज ऐसी खरीदूंगा जो मेरी संपत्ति बने। छोटी शुरुआत की सिप से, फिर एक ब्लॉग बनाया जिससे थोड़ा एड इनकम आने लगा। धीरे धीरे कुछ शेयर खरीदे और आज एक पॉडकास्ट चल रहा है जो हर एपिसोड के साथ कुछ कमाई लाता है। यानी मैं अब अपनी संपत्तियां खुद बना रहा हूं। रॉबर्ट कहते हैं, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो पैसे कमाकर देनदारियां खरीदते हैं, जो पैसे से संपत्तियां बनाते हैं और फिर उन संपत्तियों से अपनी देनदारियां खरीदते हैं। फर्क बहुत छोटा है, लेकिन नतीजा जमीन आसमान का होता है। तो अब आपसे एक सवाल, आपकी अगली बड़ी खरीदारी क्या है? फोन, कार या फिर एक ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसे डाले निकालने के बजाय? अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो देनदारी खरीदिए। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे तो संपत्तियां बनाइए। आज अगर आपने ये सोच बदल ली तो कल आपकी जिंदगी भी बदलने लगेगी। अध्याय 6, खुद के लिए काम करना सीखो। रॉबर्ट कहते हैं, तू किसके लिए काम कर रहा है? अमीर पिता ने एक दिन मुझसे यही सीधा सवाल पूछा। मैंने जवाब दिया, ऑफिस में हूं तो कंपनी के लिए। वो बोले, सही जवाब नहीं है, जरा गहराई से सोचो। मैं चुप रहा। फिर उन्होंने कहा, जब तुम नौकरी करते हो तुम असल में 3 लोगों के लिए काम करते हो। एक कंपनी के लिए, दूसरा सरकार के लिए, तीसरा बैंक के लिए। मैं चौंक गया। उन्होंने समझाया, कंपनी तुम्हारे वक्त का उपयोग करती है, सरकार टैक्स के जरिए तुम्हारी तनख्वाह का हिस्सा लेती है और बैंक तुम्हारे ईएमआई के जरिए तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। और खुद के लिए? मैंने सोचकर देखा, शायद कभी काम ही नहीं किया अपने लिए। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है,
पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, नौकरी पाओ। लेकिन कोई नहीं बताता कि उस नौकरी का असल मकसद क्या है। क्या सिर्फ बिल भरना, ईएमआई चुकाना, या एक महीने का इंतजार करना अगली तनख्वाह के लिए? अगर जवाब हां है तो सच मानिए, आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। एक बार ऑफिस में काम करते वक्त मेरे सीनियर ने कहा, यार ये वीकेंड कब आएगा, थक गया हूं। मैंने उनसे पूछा, वीकेंड क्यों चाहिए? वो बोले, ताकि थोड़ा खुद के लिए टाइम मिले। और वही मुझे समझ आया। हम हफ्ते में 5 से 6 दिन दूसरों के लिए काम करते हैं और अपने लिए सिर्फ 2 दिन चाहते हैं, वो भी अगर बॉस ने छुट्टी दी तो। अब अमीर पिता की बातें याद आने लगी। वो कहते थे, खुद के लिए काम करने का मतलब ये नहीं कि आप नौकरी छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है हर दिन कुछ ऐसा भी करें जो आपके भविष्य को सुरक्षित करे। जैसे एक साइड इनकम बनाना, अपनी स्किल्स को बढ़ाना, कुछ ऐसा सीखना जो आपको स्वतंत्र बना सके, ऐसी संपत्तियां बनाना जो आपके लिए पैसा कमाए जब आप सो रहे हों। मैंने शुरुआत छोटे से की। ऑफिस के बाद फ्री टाइम में ब्लॉग लिखना शुरू किया। हर रात एक पोस्ट, कभी कभी 2। शुरुआत में कोई नहीं पढ़ता था, लेकिन एक दिन एक पोस्ट वायरल हो गई। वो दिन खास इसलिए नहीं था कि ट्रैफिक बढ़ा, बल्कि इसलिए कि पहली बार मुझे पैसे मिले मेरे खुद के बनाए काम से। वो सिर्फ 300 रुपए थे, लेकिन एहसास करोड़ों का था। क्यों? क्योंकि ये मेरी मेहनत की सीधी कमाई थी, बिना किसी बॉस, टाइम शीट या अप्रेजल के। फिर मैंने सीखा, जब आप खुद के लिए काम करते हो तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप आजादी बनाते हो। अब एक कहानी सुनो, मेरे दोस्त राहुल की। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में 10 साल से काम कर रहा था। पैकेज अच्छा था, पर टाइम नहीं था। हर साल प्रमोशन की उम्मीद, हर महीने ईएमआई का डर। मैंने उससे कहा, तू खुद के लिए क्या करता है? वो बोला, समझ नहीं आता यार, टाइम ही नहीं मिलता। मैंने कहा, टाइम बनाया जाता है, मिलता नहीं। फिर हमने मिलकर कुछ शुरू किया। राहुल को फोटोग्राफी का शौक था। वीकेंड्स में शादियों में फोटोग्राफर बनकर जाने लगा। धीरे धीरे उसका नाम बनने लगा। 2 साल बाद उसने अपना स्टूडियो खोल लिया। अब वो फुल टाइम फोटोग्राफर है, और सबसे अच्छी बात, वो अब खुद के लिए काम करता है। रॉबर्ट कहते हैं, अब आप सोच रहे होंगे, मैं कहां से शुरू करूं? तो सुनिए, कोई भी स्किल सीखे बिना शुरू नहीं होता। कोई भी बिजनेस रातों रात नहीं चलता। कोई भी साइड इनकम पहले दिन 10,000 रुपए नहीं देती। लेकिन अगर आप हर दिन 1 घंटा अपने लिए निकाल लें, तो 1 साल में आप उस मुकाम पर होंगे जहां से नौकरी सिर्फ एक ऑप्शन लगेगी, जरूरत नहीं। अमीर पिता ने मुझे एक मंत्र दिया था, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले अपने भविष्य के लिए रखो। निवेश, स्किल लर्निंग, नया प्रोजेक्ट, कुछ भी। बाकी बिल, खर्च, ईएमआई बाद में। इससे 2 बातें होती हैं। आप अपने लिए जीना शुरू करते हैं, आपका भविष्य धीरे धीरे सुरक्षित होने लगता है। अब एक सवाल आपसे, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ सुबह से शाम तक ऑफिस, फिर थककर सो जाना ही जिंदगी है? या फिर आप एक ऐसा सपना देख रहे हैं जिसे आप अपने दम पर पूरा कर सकते हैं? अगर दूसरा जवाब है, तो आज से, अभी से शुरुआत कीजिए। रॉबर्ट कहते हैं, खुद के लिए काम करना कोई बड़ा फैसला नहीं है। ये एक छोटी सी आदत है जो हर दिन आपकी सोच बदलती है। और जब सोच बदलती है, जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। अध्याय 7, नई स्किल्स जो आपको अमीर बनाती है। रॉबर्ट कहते हैं, तुम्हारे पास कितनी स्किल्स है? ये सवाल अगर कोई इंटरव्यू में पूछे तो हम बड़ी आसानी से जवाब दे देते हैं। एक्सेल आता है, ईमेल लिखना आता है, थोड़ा बहुत पावर पॉइंट भी। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि आपकी स्किल्स पैसा कमा रही है या सिर्फ तनख्वाह दिला रही है? एक बार की बात है, मैं अमीर पिता के पास गया और कहा,
अब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, फिर भी पैसा नहीं बचता। वो मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम आज भी उन्हीं स्किल से पैसे कमा रहे हो जो तुम्हें स्कूल में सिखाई गई थी। तो क्या करूं? उन्होंने कहा, सीखो वो चीजें जो स्कूल ने नहीं सिखाई, लेकिन अमीर लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। मैंने पूछा, जैसे क्या? उन्होंने कहा, चलो एक लिस्ट बनाते हैं। और उन्होंने बोर्ड पर लिखा, सेल्स और मार्केटिंग की समझ, नेगोशिएशन स्किल, फाइनेंशियल लिटरेसी, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, बोलना, लिखना, सुनना, नेटवर्किंग, सही लोगों से जुड़ना, डिजिटल स्किल्स जैसे कंटेंट, वीडियो, एनालिटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर समस्या में अवसर ढूंढना। अब सोचिए, इनमें से आपको कितनी स्किल्स आती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक नौकरी मिल जाए, बस। लेकिन आज के दौर में नौकरी सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। रियल गेम तो वो स्किल्स खेलती है जो आपकी इनकम का रूट खोलती है। सेल्स स्किल सबसे जरूरी। मेरे लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमीर पिता ने कहा, अगर तुम लोगों को अपना आइडिया समझा नहीं सकते तो वो कितना भी अच्छा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा, सेल्स सीखो। मैंने कहा, मुझे तो सेल्समैन नहीं बनना। वो हंसे, बोले, हर कोई सेल्समैन होता है। इंटरव्यू में खुद को बेचते हो, शादी में अपने गुण बेचते हो, बिजनेस में आइडिया बेचते हो। फर्क सिर्फ ये है, तुम समझते नहीं हो कि तुम बेच रहे हो। तभी मैंने एक छोटा सा सेल्स कोर्स किया, फिर एक स्टार्टअप के लिए कॉलिंग जॉब पकड़ ली। 300 रुपए प्रतिदिन, लेकिन स्किल अनमोल थी। मैंने सीखा कैसे बात करते हैं, कैसे ना को हाँ में बदलते हैं, कैसे भरोसा बनता है, कम्युनिकेशन, बोलना और सुनना। कभी गौर किया है, ऑफिस में वही लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं जो कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को जोड़ने, समझाने और प्रेरित करने की ताकत शब्दों में होती है। एक बार मेरे दोस्त रवि ने सिर्फ एक टेड टॉक देखकर बोलने की प्रैक्टिस शुरू की। 6 महीने बाद वो एक कंपनी में ट्रेनर बन गया, वो भी 3 गुना सैलरी पर। और उसने कहा, मैंने कोई नया डिग्री नहीं लिया, सिर्फ बोलना सीखा, फाइनेंशियल नॉलेज जो स्कूल नहीं देता। अब बात आती है पैसों की भाषा की। अमीर पिता कहते थे, अगर तुम्हें पैसे संभालने नहीं आते तो तुम लाखों भी कमा लो, गरीब ही रहोगे। इसलिए उन्होंने मुझे सिखाया, टैक्स स्लैब क्या होता है, कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, सिप कैसे शुरू करते हैं, रियल एसेट्स में कैसे निवेश करते हैं। और सच मानिए, जब मैंने ये सब सीखा तो मेरी सोच ही बदल गई। अब जब भी पैसा आता है, पहला ख्याल होता है, इसे कैसे बढ़ाऊं, ना कि इससे क्या खरीदूं। डिजिटल स्किल्स जरूरी आज के जमाने में। आज की दुनिया डिजिटल है, चाहे आप कुछ भी करते हो। अगर आप वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया या वेबसाइट बनाना जानते हैं तो आपकी एक अलग वैल्यू बनती है। मेरे एक जानकार थे, अकाउंटेंट थे, लेकिन उन्होंने एक्सेल और पावर बाय सीख लिया। अब उनकी सैलरी 5 गुना है, क्योंकि उन्होंने डेटा को समझने की स्किल जोड़ ली। नेटवर्किंग सबसे साइलेंट ताकत। मेरे अमीर पिता अक्सर कहते थे, तुम्हारी नेटवर्थ तुम्हारे नेटवर्क जितनी होती है। मतलब, जिन लोगों से आप जुड़े हैं वो ही आपके सामने नए मौके लाते हैं। कभी आपसे मिला हुआ कोई इंसान आपको एक क्लाइंट दिला सकता है या एक कोफाउंडर बन सकता है। इसलिए नेटवर्क बनाओ, कमेंट करो, मिलो, लोगों को मदद दो। ये सब लौट कर आता है, कभी मदद में, कभी मौके में। रॉबर्ट कहते हैं, आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा स्किल्स की कीमत है। और अच्छी बात यह है, कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। कोर्स, यूट्यूब, कोचिंग, सब कुछ ऑनलाइन है। आपको बस शुरुआत करनी है। आज की एक्शन लिस्ट। एक स्किल चुनिए जो पैसा कमा सकती है। हर दिन 30-60 मिनट उसी पर काम करें। उसे अपने काम या साइड प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें। हर महीने उसका असर ट्रैक करें।
रॉबर्ट कहते हैं, आप जिस भी हालत में हैं, आपके पास अभी वही स्किल्स है जो उस हालत तक लाई। अगर आपको नई मंजिल चाहिए तो नई स्किल्स सीखनी ही होंगी। हर अमीर इंसान के पीछे कुछ कॉमन स्किल्स होती है। वो अमीर पैदा नहीं होते, वो अपनी स्किल्स को अमीर बनाते हैं और स्किल्स उन्हें अमीर बना देती है। तो आज से सीखना शुरू करें, क्योंकि पैसा स्किल्स की भाषा समझता है। अध्याय 8, जोखिम, हार से घबराओ मत। रॉबर्ट कहते हैं, क्या होगा अगर हार गए? यही सवाल है जो ज्यादातर लोगों को पहली सीढ़ी चढ़ने से रोक देता है। जब भी कोई नया काम शुरू करने का मौका आता है, लोगों की पहली प्रतिक्रिया होती है, अरे यार, ये रिस्की है, कहीं फेल हो गए तो? लेकिन कभी ये सोचा है, अगर तुमने किया ही नहीं तो जीते कब? मुझे एक कहानी याद है। मेरा दोस्त रोहित, जो हमेशा कहता था, भाई, एक बार पैसा आ जाए फिर बिजनेस करूंगा। पैसा आया, फिर बोला, थोड़ा टाइम मिल जाए तब करूंगा। टाइम भी मिला, लेकिन फिर बोला, यार, अब शादी है, रिस्क नहीं ले सकता। और आज 10 साल बाद वो वही नौकरी कर रहा है जहां वो पहले दिन बोला था, बस 2 साल टिकूंगा यहां। क्यों? क्योंकि रिस्क का नाम सुनते ही उसके दिमाग में हार गूंजने लगती थी। अमीर पिता कहते थे, रिस्क का मतलब सिर्फ हार नहीं होता, और हार का मतलब खत्म नहीं होता। असली हार तब होती है जब तुम दोबारा कोशिश करना बंद कर दो। रिस्क लेने से पहले डर क्यों लगता है? क्योंकि हम हार को बहुत बड़ा बना लेते हैं। हम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, पैसे डूब जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है, ज्यादातर बार हार इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारी सोच बना देती है। हार एक अनुभव है, सजा नहीं। मैंने जब पहली बार शेयर मार्केट में पैसे लगाए तो बिना सीखे, बस दोस्त की बात मानकर 5,000 रुपए लगा दिए। 3 दिन में स्टॉक गिर गया। मैंने घबराकर निकाल लिया। 1,500 रुपए का नुकसान हुआ। मुझे लगा, मुझसे नहीं होगा ये। लेकिन उसी दिन अमीर पिता ने कहा, 1,500 रुपए की क्लास थी ये, सोचो तुमने क्या सीखा? मैंने जवाब दिया, सीखा कि बिना समझे पैसा नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो नुकसान नहीं हुआ, फीस भरी है तुमने सीखने की। जिन्हें हार से डर नहीं, वही असली विजेता होते हैं। महान लोगों की कहानियां देखो। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की। कोलोनल सैंडर्स को 100 प्लस बार रिजेक्ट किया गया KFC रेसिपी के लिए। अमिताभ बच्चन को एक दौर में रेडियो से निकाल दिया गया था। फर्क बस इतना था, उनके लिए हार सिर्फ एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। रिस्क लेना कैसे सीखें? छोटे छोटे कदमों से शुरू करो। कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ दांव पर लगाओ। छोटी इन्वेस्टमेंट, छोटा साइड प्रोजेक्ट, लेकिन शुरुआत जरूरी है। सीखने का रवैया रखो। जब भी कुछ गड़बड़ हो तो खुद से पूछो, इसमें क्या सीखा मैंने? लोगों से डरो मत। ज्यादातर लोग आपकी नहीं, अपनी जिंदगी की चिंता में हैं, और जो हंसते हैं वो कभी खुद कुछ नहीं करते। फेल होना बुरा नहीं, रुक जाना बुरा है। कोई भी सफल व्यक्ति बिना फेल हुए आगे नहीं बढ़ा। फर्क बस इतना है, वो फिर उठ खड़े हुए। रॉबर्ट कहते हैं, हमेशा याद रखो, रिस्क लेकर हार जाना उससे बेहतर है बिना कोशिश किए बैठ जाना। जब आप हारते हो, आप सीखते हो, आप में धैर्य आता है, आप मजबूत बनते हो। कुछ बातें जो हर जोखिम से पहले याद रखें। असली नुकसान हार नहीं, सीखना बंद करना है। रिस्क के साथ हमेशा सीख भी जोड़ो। हर बार गिरोगे, लेकिन हर बार उठना तुम्हारे बस में है। शुरुआत करो छोटे से, लेकिन करो। रॉबर्ट कहते हैं, मेरे अमीर पिता कहते थे, अगर सब कुछ सेफ ही रखना है तो बैंक में पैसा रखो, जिंदगी को नहीं। कभी कभी वो दरवाजा जिस पर डर खड़ा है, उसके पीछे ही आपकी असली आजादी छिपी होती है। अगर तुम रिस्क लेने से डरते हो तो याद रखो, जिंदगी हर दिन एक रिस्क है। निकलो घर से रिस्क, खाओ बाहर रिस्क,
किसी से प्यार करो, रिस्क। तो फिर सपनों के लिए रिस्क क्यों नहीं? क्योंकि हार से घबराकर जो बैठ गया, वो शायद कभी जान ही नहीं पाया कि वो कहां तक उड़ सकता था। अध्याय 9, निवेश की शुरुआत कम पैसे से भी संभव। रॉबर्ट कहते हैं, जब हम निवेश शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत करोड़ों की बात आने लगती है। शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, बड़ी रकम, जटिल ग्राफ और भारी भरकम शब्द। और फिर मन कहता है, भाई ये सब अमीरों का खेल है, मेरे जैसे छोटे लोगों के बस की बात नहीं। लेकिन यही सोच हमें रोक देती है उस सफर की शुरुआत से जो हमें आर्थिक आजादी दे सकता है। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप पहले से अमीर हों। जरूरी है सोच बदलना, आदतें बदलना और छोटे कदमों से शुरुआत करना। शुरुआत वहां से करो जहां हो। एक बार अमीर पिता ने मुझसे पूछा, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 500 रुपए हैं तो क्या तुम निवेश कर सकते हो? मैंने हंसते हुए कहा, इतने में क्या ही होगा। उन्होंने गंभीर होकर जवाब दिया, यही सोच तुम्हें हमेशा एक ही जगह रोके रखेगी। निवेश का मतलब है पैसे को बैठने की बजाय दौड़ने दो, चाहे वो 500 रुपए ही क्यों न हो। उसी दिन मैंने अपना पहला सिप शुरू किया था, सिर्फ 500 रुपए महीने से। और सच कहूं, उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं अब सिर्फ पैसे कमाने वाला नहीं रहा, मैं अब पैसा बनाने वाला बन गया हूं। निवेश क्या है और क्यों जरूरी है? निवेश का मतलब है अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जहां वो आपके लिए और पैसा कमा सके। जैसे अगर आप पैसा बचाते हैं, वो जमा होता है, लेकिन अगर आप निवेश करते हैं, वो बढ़ता है। अमीर लोग अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा निवेश में लगाते हैं। वो जानते हैं मेहनत की कमाई से आप दिन रात कमा सकते हैं, लेकिन असली आजादी तब मिलती है जब पैसा भी आपके लिए मेहनत करता है। कम पैसों से कैसे निवेश करें? सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान 500 से शुरू कर सकते हैं। यह पैसा हर महीने ऑटोमैटिक म्यूचुअल फंड्स में जाता है। आप चाहे तो इक्विटी, डेट या बैलेंस्ड फंड चुन सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी बैंक में हर महीने 100,500 जमा कीजिए। थोड़े समय में आदत बन जाएगी बचत की, और फिर आप इसे निवेश में बदल सकते हैं। डिजिटल गोल्ड 10 से भी शुरू कर सकते हैं। ये असली सोना नहीं होता, लेकिन उतना ही वैल्यू रखता है, और बाद में फिजिकल गोल्ड में बदल भी सकते हैं। स्टॉक मार्केट, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग, अब कई प्लेटफॉर्म पर 100 रुपए से भी किसी कंपनी का हिस्सा खरीदा जा सकता है। लेकिन पहले सीखें, समझें और फिर ही निवेश करें। सेल्फ इन्वेस्टमेंट, सबसे जरूरी किसी कोर्स में, किताब में, स्किल में पैसा लगाइए। ये वो निवेश है जिसका रिटर्न लाइफ टाइम चलता है। निवेश की गलत फहमियां जो रोकती है हमें। अभी तो कमाते ही क्या है? यही वजह है कि आपको निवेश शुरू करना चाहिए। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो कभी ज्यादा नहीं होगा। रिस्क है ना, पैसा डूब सकता है। रिस्क तब होता है जब जानकारी नहीं होती। सिप, आरडी या इंडेक्स फंड जैसे तरीके काफी सेफ होते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है। हर महीने 10 मिनट लगते हैं सिप लगाने में। सोशल मीडिया से कम टाइम तो इसमें लगता है। शेयर मार्केट बहुत जटिल है। शुरुआत म्यूचुअल फंड से करें, जहां एक्सपर्ट आपके लिए निवेश करते हैं। निवेश की आदत कैसे बनाएं? अपनी इनकम का 10% अलग रखिए। महीने की शुरुआत में ही निवेश कीजिए। बचा हुआ खर्च कीजिए, उल्टा नहीं। खर्च करने से पहले 2 बार सोचिए। निवेश करने से पहले 10 मिनट पढ़िए। अपने निवेश को ट्रैक करना शुरू कीजिए, एक छोटा सा एक्सेल या ऐप से। एक छोटा प्रयोग करो आज से। 500 रुपए से सिप शुरू करो, ग्रो, जीरोधा, पेटीएम मनी जैसे ऐप से। यूट्यूब पर म्यूचुअल फंड्स बेसिक्स जैसे वीडियो रोज 10 मिनट देखो। अपनी मंथली इनकम को 3 हिस्सों में बांटो, जरूरतें, निवेश और इच्छाएं। महीने के आखिर में रिव्यू करो, कितना निवेश हुआ, कितना सीख लिया। निवेश करने से क्या बदलता है? पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा नहीं रहता, काम करता है। आप रोज कमाने की टेंशन से धीरे धीरे मुक्त होते हैं। आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है,
क्योंकि अब पैसा सिर्फ खपत नहीं है, संपत्ति बन रहा है। रॉबर्ट कहते हैं, आज तक जो आपने कमाया उसमें से कितना आपके लिए कमाता है? अगर जवाब है कुछ भी नहीं, तो आज से एक छोटा निवेश शुरू कीजिए, क्योंकि निवेश का खेल अमीरों का नहीं है, बल्कि वो अमीरी की शुरुआत है। आपके पास कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप उससे क्या करते हैं, बस वही जिंदगी बदलता है। अध्याय 10, जिंदगी भर सीखते रहो। रॉबर्ट कहते हैं, आपने कभी सोचा है वो लोग जो जिंदगी में सबसे आगे निकलते हैं, उनके पास ऐसा क्या होता है जो बाकी सब में नहीं? पैसा नहीं, डिग्री जरूरी नहीं, किस्मत थोड़ा बहुत, पर असली फर्क लाता है सीखने की आदत। सीखना एक प्रोसेस, न कि एक पड़ाव। स्कूल और कॉलेज खत्म होते ही ज्यादातर लोग सोच लेते हैं कि अब पढ़ाई खत्म, लेकिन अमीर पिता कहते थे, स्कूल में सीखना बंद मत करना। असली जिंदगी की क्लास तो तब शुरू होती है जब तुम नौकरी या बिजनेस में कदम रखते हो। और ये सच भी है, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो आज नया है वो कल पुराना हो जाता है। ऐसे में जो सीखना बंद करता है वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। समाचार पढ़ो, लेकिन सिर्फ राजनीति या फिल्में नहीं, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी। पॉडकास्ट सुनो, आजकल हर विषय पर मिलते हैं। फाइनेंस, कम्युनिकेशन, मेंटल हेल्थ। बुक्स पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें जीवन का नजरिया बदल देती है। लोगों से बात करो, हर इंसान कुछ सिखा सकता है, बस सुनने की आदत डालो। सीखना क्यों जरूरी है? जिंदगी में बदलाव आता है। जब आप रोज कुछ नया सीखते हैं तो आपकी सोच विस्तृत होती है, आप में आत्मविश्वास आता है। जो जानता है वो डगमगाता नहीं। आप मौके पहचान पाते हैं, नए आइडिया वही पकड़ते हैं जो खुले दिमाग से सोचते हैं। आप खुद को समय के साथ अपडेट रखते हैं, और यही अमीरी की सबसे बड़ी निशानी है। सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, सीखना एक रवैया है। जब आप गलतियों से सीखते हैं, वो भी एक शिक्षा है। जब आप किसी की सफलता की कहानी सुनते हैं, वो भी एक पाठशाला है। जब आप YouTube से एक नई स्किल सीखते हैं, वो भी मॉडर्न एजुकेशन है। आज के समय में सीखने के इतने जरिए हैं, बस दिल और दिमाग को तैयार रखना है। एक छोटा अभ्यास शुरू करें आज से। हर दिन सिर्फ 15 मिनट किसी नई चीज को दें। हफ्ते में एक बुक का एक चैप्टर पढ़ें। हर महीने एक नई स्किल सीखने की कोशिश करें। कैनवा, एक्सेल, SEO, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी। एक नोटबुक रखें, आज मैंने क्या सीखा। सीखने वालों की जिंदगी कभी रुकती नहीं। सीखने वाले लोग कभी फेल नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि फेल होना भी सीखने का हिस्सा है। अमीर पिता कहते थे, सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद मतलब बढ़ना बंद, और जो नहीं बढ़ता वो मिट जाता है। अगली बार जब आप खाली बैठें, मोबाइल उठाएं, इंस्टाग्राम खोलें, तो बस एक बार रुक कर सोचिए, क्या मैं अभी कुछ सीख सकता हूं? एक छोटा सा वीडियो, एक लेख, एक पॉडकास्ट, जो शायद आपकी जिंदगी का अगला मोड़ बन जाए। जिंदगी बदलती है, एक किताब से, एक लाइन से, या एक सीख से, और वो सीख सिर्फ उन्हें मिलती है जो हमेशा सीखते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना रिच डैड पुअर डैड, एक ऐसी सोच जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, समझ भी जरूरी है। अब ये आप पर है, क्या आप अपने लिए काम करते रहेंगे या पैसे को अपने लिए काम पर लगाएंगे? याद रखिए, अमीरी आपके दिमाग से शुरू होती है, जेब से नहीं। अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाइए, एसेट्स बनाइए और आर्थिक आजादी की ओर कदम बढ़ाइए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताइए अगली किताब कौन सी सुनना चाहेंगे। ऑडियो बुक चैनल पर हम लाते हैं बोलती किताबें जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, बल्कि जिंदगी बदलती है। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और निवेश कीजिए।